नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको विसरण क्या होता है, परासरण क्या होता है और इनमें आज हम अंतर जानेंगे, ये क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो विसरण है क्या? विसरण जो है, इसकी परिभाषा ये है, कुछ इस तरह से है। किसी ठोस द्रव गैस के अणुओं का यह आयनों का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। ये विसरण की परिभाषा है। तो अगर इसको हम सरल शब्दों में देखें तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरह है। किसी ठोस द्रव गैस के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना ही विसरण कहलाता है। इसके उदाहरण जो हैं, अगरबत्ती की खुशबू का पूरे कमरे में फैल फैल जाना। जैसे कि आप इस उदाहरण से ही अच्छे से समझ गए होंगे कि अगरबत्ती जो है, तो जब हम कमरे में जलाते हैं तो पूरे रूम में फैल जाती है। ये एक विसरण का अच्छा उदाहरण है। तो विसरण जो होता है, ठोस द्रव गैस तीनों में होती है। ठीक, तो अधिक सांद्रता वाले विलयन अधिक मतलब अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना ही विसरण कहलाता है। अगर ये विलयन में हम बात करें तो अधिक सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना विसरण कहलाता है। ठोस द्रव गैस तीनों में यह होता है। और यहाँ पे लिखा है, विसरण की दर सबसे अधिक गैस में होती है, फिर उसके बाद द्रव में, फिर द्रव के बाद हमारी जो होती है ठोस में होती है। ठीक, द्रव के बाद ठोस में होती है। अब परासरण की परिभाषा को हम समझेंगे। परासरण जो होती है, अणुओं का कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर जाना ही परासरण कहलाता है। इसमें क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है बहुत ही आवश्यक होती है। अगर अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होगी तो हमारा जो परासरण की क्रिया होगी सही तरीके से नहीं होगी। अब यहाँ पे परासरण के प्रकार जो हैं, तो परासरण दो प्रकार का होता है। एक अंतः परासरण होता है, एक बाह्य परासरण होता है। तो अंतः परासरण क्या होता है, इसे हम समझेंगे। अंतः परासरण, विलायक के अणु बाहर के माध्यम से कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, जिससे कोशिका फूल आती है। अब इस परिभाषा से आप समझ गए होंगे। और ये एक उदाहरण है किशमिश का फूल जाना। मतलब जब हम क्या करते हैं कि जब विलायक का हमारा जो बाहरी माध्यम होता है, जैसे हम, तो वो क्या करता है, कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे हमारी कोशिका फूल आती है। इससे हम एक और अच्छा उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम चना है, तो चना को क्या करते हैं कि जब हम चना को फुलाते हैं तो हमारा जो बाहरी माध्यम ऐसा तौर पर पानी होता है वो चने के अंदर चला जाता है, जिससे हमारी जो कोशिका होती है वो फूल जाती है। ये हमारा अंतः परासरण हो गया। और बाह्य परासरण जो होता है, एक बाह्य परासरण की परिभाषा कुछ इस तरह की है। एक्सो ओस्मोसिस कहते हैं इसे। इसमें विलायक के अणु कोशिका के अंदर से विलायक के अणु कोशिका के अंदर से बाहर के माध्यम में आते हैं, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है। जैसे अंगूर में बाह्य परासरण। अब अंगूर में बाह्य परासरण कैसे होता है दोस्तों, इसमें हम समझेंगे। जब हम हमारी कोशिका जो होती है जब फूल जाती है तो उसको क्या करते हैं, जब सूर्य की रोशनी में रखते हैं तो उसमें वो जो जो पदार्थ होते हैं उसके, किशमिश के, वो हमारे बाहर आ जाते हैं। वे एक बाह्य परासरण का एक परिभाषा के तौर पर मानी जाती है। तो ये अंगूर में बाह्य परासरण होता है। ठीक, आप समझ गए होंगे। अब विसरण और परासरण में अंतर क्या होते हैं। विसरण और परासरण में अंतर ज़्यादातर पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में। चाहे आप 12th का एग्ज़ाम हो, चाहे वो 10th का एग्ज़ाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये आते ही रहते हैं, हम अक्सर आते रहते हैं। तो इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहला जो है, यह क्रिया ठोस द्रव गैस तीनों में होती है। और परासरण में क्या होता है, यह क्रिया केवल द्रव में होती है। परासरण क्रिया केवल द्रव में होती है। और दूसरा होता है, इस क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि ये जो होती है ठोस द्रव गैस तीनों में होती है, तो इसमें अर्धपारगम झिल्ली उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। और परासरण में जो होता है, इस क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली का होना बहुत ही आवश्यक होता है। आप समझ सकते हैं। इसका नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट वीडियो हम आपको बता के अच्छे से समझाएंगे।
और इसका तीसरा जो अंतर है, विसरण में अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर अग्रसित होता है, गमन होता है या कि जाता है। ठीक, जैसे कि आप इस परिभाषा में समझ गए होंगे कि विसरण का उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता की ओर जाना ही विसरण कहलाता है। तो ये परिभाषा हो गई। और परासरण में क्या होता है, अणु अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाता है। अब चौथा जो हमारा अंतर है ये कुछ इस तरह है, विसरण को ना तो रोका जा सकता है और ना ही विपरीत क्रम में किया जा सकता है। विसरण को हम नहीं रोक सकते, ये क्या है कि ये एक प्राकृतिक होती है, इसको हम रोक नहीं सकते, ना कि रोक सकते हैं और ना ही विपरीत क्रम में से ला सकते हैं। और एक परासरण में हम देखते हैं तो परासरण को विलयन पर अतिरिक्त दाब डालकर इसे हम रोक सकते हैं। इसका मेन यही यही अंतर है। तो दोस्तों आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब अगर करना हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं करना हो तो उसके लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो धन्यवाद। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं तो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हम यही कहना चाहेंगे। थैंक यू।